तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। चंबल का जो इतिहास रहा है और चंबल के डाकुओं का, पहली चीज़ तो वो अपने आप को कभी डाकू मानते नहीं है, बागी कहते हैं कि जिन्होंने बगावत की वो चंबल का रुख करते हैं। जितने भी बड़े बड़े डाकू, उन सभी का इतिहास और उनकी कहानी लगभग बड़ी मिलती जुलती है। किसी के साथ कोई जुल्म हुआ, किसी की ज़मीन हड़प ली किसी ने, किसी के घर वालों को दुश्मनी में किसी ने मार दी, तो फिर वो बदला लेने के लिए चंबल का रुख करते। चंबल में उस वक्त जो गैंग एक्टिव होता उसके साथ जुड़ जाते। फिर उसके बाद उनका मिशन पूरा होता, बदला लेना, और एक तरह से फिर वो डाकुओं की जमात में शामिल हो जाते। तो चंबल के डाकुओं की कहानी की जो ज़मीन होती है हमेशा वो जुल्म सितम से ही शुरू होती है कि पहले उनको किसी ने सताया, इसलिए बाद में वो चंबल पहुंचकर फिर अपने दुश्मनों को सताते। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी। आज पाकिस्तान के एक डाकू की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक देश बना, इससे बड़ा कोई डाकू हुआ ही नहीं। हालांकि ये बड़ा डाकू, मतलब सबसे बड़ा पाकिस्तान का डाकू इसे कहा जाता है, लेकिन कॉमेडी देखिए कि उसका नाम छोटू है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू छोटू, ये वो डाकू है जिसने करीब 20 साल तक पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा। बल्कि कई बार तो पाकिस्तान की मीडिया तक में ये आई कि तुम बात करते हो हिंदुस्तान से मुकाबला करने की, एक डाकू तो पकड़ नहीं पा रहे हो, हिंदुस्तान से क्या लड़ोगे। ये कई बार ऐसी चीज़ें आई। ये वो डाकू पाकिस्तान का जिसको पकड़ने के लिए सैकड़ों पुलिस वालों ने सालों मेहनत की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वो डाकू पाकिस्तान का आखिर में जिसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए पाकिस्तानी सेना को भेजना पड़ा। ऑपरेशन चला, वो भी 24 दिनों तक। 24 दिनों में आसमान में हेलीकॉप्टर, नीचे ज़मीन पर आर्मी के लोग, रेंजर्स, उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस, करीब 3000 से ज़्यादा सेना और रेंजर्स के लोग, और उसके अलावा पुलिस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका दबदबा या ये कैसा शख्स होगा। कहानी पाकिस्तान के सबसे जो संपन्न राज्य है, जिसको सबसे अमीर स्टेट भी कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा सब कुछ है, और पॉलिटिकल पावर के हिसाब से भी पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब की कहानी है। पाकिस्तान का ये जो पंजाब प्रांत है, राज्य है, ये सबसे घनी आबादी वाला राज्य है पाकिस्तान का। पैसों के मामले में भी काफ़ी ताकतवर है। नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ यही पाकिस्तान, इसी पंजाब से आते हैं। शहबाज शरीफ तो इस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे, वज़ीर आला। तो ये पंजाब की कहानी है पाकिस्तान के। इसी पंजाब में एक जगह है राजनपुर, और राजनपुर के साथ है रहीम यार खान, आपने नाम सुना होगा। तो राजनपुर और रहीम यार खान की खासियत यह है कि इन दोनों के बीच में बेहद घना जंगल है, और उस जंगल के बीच में एक आइलैंड है, एक टापू है, चारों तरफ पानी है। करीब 40 किलोमीटर के दायरे में ये टापू फैला हुआ है। कहते हैं ये टापू अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था पूरे हिंदुस्तान पर, तब तो पाकिस्तान बना नहीं था, तो जितने उस वक्त क्रांतिकारी थे या बागी थे वो इस टापू पर आकर छुप जाते थे। इस टापू पे छुपने की एक वजह ये थी कि यहाँ तक पहुँचना दुश्मनों का बड़ा मुश्किल था, और घना जंगल, दूर से भी कोई आ रहा है तो आपको पता चल जाए। तो ऐसे में ये एक बेहतरीन और महफूज ठिकाना हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने से। बाद में फिर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, सब कुछ बदली, लेकिन इस टापू की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। इस टापू में भी तब भी क्रांतिकारी तो चले गए, अब क्रिमिनलों का बसेरा शुरू हो गया। जो समाज के दुश्मन थे, जो चोर उचक्के क्रिमिनल, कानून से भागे हुए, उन लोगों ने इन टापुओं पर अपना एक तरह से ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। इस राजनपुर और रहीम यार खान के बीच के जंगल के इर्द गिर्द बहुत सारे कबायली लोग भी रहते थे, जो अलग अलग कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उन कबीलों में से बहुत सारे ऐसे कबीले के भी लोग थे जिनका क्राइम और क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो अगर पुलिस या बाकी चीज़ें आती तो इन कबीलों को भी आपको सामना करना पड़ता। तो एक तरह से बड़ा मुश्किल था। जैसे अपने देश का चंबल ही है, चंबल में बहुत टाइम तक ऑपरेशन चलता। उसकी वजह ये है कि चंबल के टीले जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, जो डाकू हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं। तो अगर पुलिस आती है वहाँ पे तो नीचे से आती है, और वो दूर से ही बैठकर किसी टीले से देख लेते हैं। और वहाँ पे चूँकि घोड़े चल नहीं सकते, गाड़ियाँ चल नहीं सकती, तो आपको पैदल ही चलना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए चंबल में लंबे लंबे वक्त तक डाकुओं ने सर्वाइव किया। लगभग यही हालात और यही तस्वीर इस टापू की थी, पाकिस्तान के इस पंजाब प्रांत के टापू की, जो राजनपुर का था। तो यहाँ अलग अलग वक्त में अलग अलग सारे गैंग जो हैं वो काम करते थे। 80s 90s की बात है। इस टापू पे एक डाकू का राज हुआ करता था। उसका नाम था बाबा लवांग। बाबा लवांग की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, इसलिए कि बाबा लवांग
था डाकू, लेकिन उसके कुछ अपने उसूल आदर्श थे। सेम जैसे अपने चंबल में आप ले लीजिए डाकू मान सिंह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डाकू मान सिंह को बहुत सारे लोग देवता भी मानते थे। तो वहाँ बाबा लवांग का उस वक्त सबसे बड़ा डाकुओं का सरदार हुआ करता था। 1988 की बात है। पंजाब प्रांत में ही एक जगह है काशमोर। तो काशमोर में एक किसान का परिवार रहता था। उनके पास करीब 12 एकड़ ज़मीन थी, खेतीबाड़ी थी, मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, पर गुजर बसर हो रहा था। इस किसान के 3 बेटे थे। उनमें से एक बेटे का नाम था गुलाम रसूल। 1988 में गुलाम रसूल की उम्र करीब 13 साल थी। एक रोज़ पुलिस गांव में आती है और गुलाम रसूल के बड़े भाई को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़कर जेल ले जाती है। अब बड़े भाई के जेल जाने के बाद गुलाम रसूल के वालिद और बाकी भाइयों को डर लगता है कि पुलिस उन्हें भी अंदर कर देगी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। अब इधर उधर दर बर भटक रहे हैं पुलिस से बचने के लिए। 13 साल की उम्र में ही गुलाम रसूल अपने बाप के साथ भागकर गांव छोड़ देता है और एक ढाबे में काम करने लगता है। ढाबे में खाना पीना वेटर की तरह। और ये ढाबा खासतौर पर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, हाईवे के किनारे था, तो ट्रक ड्राइवर जितने थे वो लोग खाना खाते थे और गुलाम रसूल वहीं पे ढाबे पे नौकरी करने लगा। कुछ वक्त के बाद जो गांव के लोग थे उन्हें पता चल गया कि गुलाम रसूल इस ढाबे में काम कर रहा है। उन्होंने एक साजिश रची, पुलिस को पैसे दिए और गुलाम रसूल की खबर दी और साथ में ये भी बताया कि इसने कोई चोरी की है, उसी चोरी में जिसमें इसके भाई का हाथ था। अब 13 साल की उम्र थी, छोटा बच्चा था, बेकसूर था, लेकिन वहाँ की भी पुलिस जैसे अपनी चंबल और वहाँ के डाकू की कहानी है, तो वो भी वैसे ही करप्ट, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ भी हैं। तो पुलिस वालों ने पैसे लिए और करीब 14-15 साल की उम्र के एक बच्चे को, गुलाम रसूल को, उठाकर जेल ले गए। हालांकि उस वक्त उन्होंने 2-3 और को गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल की नज़रों के सामने उन पुलिस वालों ने उससे पैसे लिए और उसको उन्होंने छोड़ दिया। गुलाम रसूल के पास इतने पैसे थे नहीं, वो पुलिस वाले को दे नहीं पाया, लिहाजा पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और जेल में डाल दिया। करीब 2-3 साल बीत जाते हैं। 2-3 साल के बाद गुलाम रसूल जेल से बाहर आता है। वो बालिग हो चुका, 18 साल का हो चुका होता है। वो अपने गाँव का रुख करता है। वहाँ पहुँचता तो देखता है कि उसके कुछ रिश्तेदार और वो दुश्मन जिन्होंने उसके पहले भाई को फंसाया था, उस 12 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब 12 एकड़ ज़मीन दुश्मनों और रिश्तेदारों ने हड़प लिया। ज़िंदगी जीने का कोई ज़रिया नहीं। मन में गुस्सा कि पूरा परिवार बिखर गया। बड़े भाई को चोरी के इल्ज़ाम में भेजा, उसे खुद चोरी के इल्ज़ाम में भेजा। बदला लेना चाहता था, क्या करे। तभी उसे पता चला कि एक राजनपुर जगह है, वहाँ पे एक डाकू है, बाबा लवांग उस वक्त नाम था, वैसे ही जैसे अपने यहाँ शोले के बाद गब्बर सिंह बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे था, तो बाबा लवांग का नाम भी कुछ वैसे ही था। गुलाम रसूल भटकते भटकते उस टापू पर पहुंच जाता है, बाबा लवांग के पास जाता है और अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं बदला लेना चाहता हूँ। बाबा लवांग उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। वो उस गैंग का सबसे कम उम्र सदस्य था, गुलाम रसूल, और उसी को देखते हुए बाबा लवांग ने गुलाम रसूल का नया नाम रखा। उन्होंने कहा आज से तेरा नाम छोटू है, और यहीं से उसका नाम छोटू पड़ गया। इसके बाद वो बाबा लवांग के लिए काम करने लगा, डाका डालना, उनका भी काम वही सी था, पकड़वा जैसे चंबल का था, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें। और जब जब पुलिस आती पकड़ने के लिए, पुलिस के साथ मुठभेड़ होता, पुलिस वाले कई बार मारे जाते। तो इसी के बाद एक ऑपरेशन में बाबा लवांग की मौत हो गई। इस दौरान में जितने दिन गैंग में छोटू रहा, उसने दिखाया कि उसके अंदर बहुत कुछ करना है दुश्मनों से बदला लेने के लिए, और फिर उसने अपने दुश्मन से बदले भी लिए। बाबा लवांग के बाद अब गैंग की कमान छोटू के हाथ में सौंप दी गई। अब छोटू नया सरदार बन गया। इसके बाद उसने अपने जुल्म से पुलिस वालों पे हमला करके, किडनैपिंग करके धीरे धीरे एक नाम बनाया जुर्म की दुनिया में। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस राजनपुर के टापू से बाहर निकलकर पूरे पाकिस्तान में छोटू गैंग और डाकू छोटू का नाम मशहूर होने लगा। ख़ासतौर पर 2004 में छोटू गैंग ने, पाकिस्तान का अक्सर चीन के साथ आपको पता है रिश्ते अच्छे हैं, बहुत सारा वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है चीन, तो सिंधु नदी के किनारे एक हाईवे बन रहा था और ये चीन की मदद से बन रहा था। छोटू गैंग के लोगों ने और ये जो पूरा टापू है ये सिंधु नदी के किनारे है। छोटू गैंग के लोगों ने 12 चीनी इंजीनियरों को किडनैप कर लिया। अब चीनी इंजीनियर 12 छोटू गैंग के हाथ चढ़ गए। सरकार की हालत ख़राब हो गई, उधर चीन का प्रेशर था। कहते हैं उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त सौदेबाजी हुई।
छोटू गैंग के बहुत सारे लोग जो पकड़े गए थे, जेल में थे, उनको छोड़ा गया, उसके बदले में पैसे दिए गए और तब जाकर इन 12 चीनियों को छोड़ा गया। इससे छोटू गैंग का कद और बढ़ा और धीरे धीरे उसके नाम बढ़ते गए। पाकिस्तान सरकार ने 20 लाख रुपए, पाकिस्तान में किसी और क्रिमिनल या किसी डाकू के ऊपर इतना इनाम नहीं रखा था उस वक्त, 20 लाख रुपए छोटू सरदार छोटू डाकू के सर पर इनाम रखा कि जो भी उसकी खबर देगा उसको ये इनाम मिलेगा। धीरे धीरे छोटू के कारनामे बढ़ते जा रहे थे, किडनैपिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े लोगों की, इवन पुलिस वालों की, इन सबको उठा उठा कर वो टापू पे ले आता, फिर सौदेबाजी होती और जब पैसे मिल जाते तब वो उन्हें छोड़ता। वक्त बीतने के साथ कहते हैं कि डाकू छोटू के गिरोह में करीब 300 लोग जुड़ चुके थे। इतना ही नहीं, इसके गैंग में जो लोग जुड़े और जो हथियार, इनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो वहाँ पुलिस के पास नहीं थे। कई बार पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, 2015 में चलाया, 2014 में चलाया, 13 दिनों तक ऑपरेशन चला, लेकिन पुलिस वाले मारे गए, छोटू का कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि पुलिस वालों के पास न ढंग के नाव थे, बोट जिससे जा सके टापू तक, न उनके पास ऑटोमेटिक वेपन थे। जबकि दूसरी तरफ छोटू गैंग के पास टैंक तक को मारने वाले मिसाइल, चॉपर को गिराने वाले एंटी वो जो एयर वो होता है वो, ये सारे हथियार, एक से एक हथियार, और इसी हथियार के दम पर छोटू गैंग हमेशा पुलिस वालों को नीचा दिखाता। सब कुछ चलता रहा। करीब 100 से ज़्यादा कत्ल, किडनैपिंग, ये सारे मामले एक एक कर उसके ऊपर दर्ज होते रहे, इनाम की रकम बढ़ती रही। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान का है, छोटू गैंग तक पहुंच नहीं पाया और पूरा परिवार छोटू गैंग के डाकुओं का और तमाम लोगों का वो उसी टापू के इर्द गिर्द, पुलिस का पहुंचना नामुमकिन और कद बढ़ता रहा। कई बार मीडिया को बुला बुला कर इंटरव्यू दिया छोटू गैंग ने और उसने कहा कि वो पुलिस के सामने तो कभी सरेंडर करेगी नहीं, उसकी नज़र में पाकिस्तान पुलिस की कोई औकात या हैसियत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक 2016 के अप्रैल महीने में चीज़ें बदल जाती हैं। 2016 अप्रैल का फर्स्ट वीक, पंजाब पुलिस इससे पहले 2014 और 15 में छोटू डाकू के खिलाफ 2 बार ऑपरेशन चलाई, जिसमें कई पुलिस वाले मारे भी गए थे, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं, उनको वापस भागना पड़ा। 2016 में फिर से पंजाब पुलिस ने कोशिश की कि एक और ऑपरेशन चलाते हैं, छोटू गैंग को पकड़ते हैं। पंजाब पुलिस इस सिंधु नदी के किनारे इस टापू पर राजनपुर के जंगलों में दाखिल होती है। डाकू छोटू को ये जानकारी पहले से मिल जाती है मुखबिरों से। इसके बाद वो एक जगह पे इन चारों जो पुलिस वाले थे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। 24 पुलिस वाले अब छोटू डाकू के कब्जे में थे। 24 पुलिस वालों को वो किडनैप कर लेता है। जैसे ही इन 24 पुलिस वालों की किडनैपिंग की खबर आती है, अगले दिन पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच जाता है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था कि किसी डाकू ने पाकिस्तान के 24 पुलिस वालों को बंधक बना रखा है। अब इसके बाद हाथ पैर फूले, छोटू डाकू से सौदेबाजी की कोशिश हुई। इधर छोटू डाकू ने शर्तें रखी कि उसके बहुत सारे लोग अलग अलग जेलों में उनको छोड़ा जाए। शुरू में बात बनी नहीं, उसने 6 पुलिस वालों को मार डाला। 6 पुलिस वालों को मारने के बाद एक पुलिस के सीनियर अफसर, अब उसको डिप्यूट किया जाता है छोटू डाकू से बात करके समझौता करने की। ये ऑडियो है, पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पे चला। ये बातचीत रिकॉर्ड हुई डाकू छोटू की और उस पुलिस अफसर की। वो उसमें कह रहा है कि देखो, हम पुलिस वाला अमन और शांति के साथ, अमन के साथ बैठ के बात करते हैं, आप हमारे पुलिस वालों को छोड़ दो। वो कहता है कि हमने तुम्हारे 6 पुलिस वालों को मार दिया है और हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि चलो, जिनको तुमने मारा है और जो जख्मी हैं, तुम उन्हीं की लाशें और उन घायलों को हमारे हवाले कर दो। छोटू डाकू कहता है कि हमारे भी परिवार के बहुत सारे लोगों को तुमने मारा, कभी उनकी लाशों के बारे में सोचा, तुमने लौटाया? हमारे भी बहुत सारे घायल थे, उनके जख्मों पे तुमने नमक छिड़ा, उनका इलाज किया ढंग से, तो मैं क्यों दूं ये लाशें और घायलों को? इस पूरी बातचीत होती है और वो कहता है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी, ये ऑपरेशन नहीं रोका, पीछे नहीं हटे, तो बाकी के 24 के 24 पुलिस वालों को मार डालेंगे। और सरेंडर के लिए तो वो कहीं से तैयार ही नहीं था। अब ये ऑडियो आने के बाद मीडिया में बड़ी पुलिस की भी फजीहत हुई और वहीं से ये बात शुरू हुई कि एक डाकू से आप निपट नहीं सकते, तो फिर आप हिंदुस्तान से लड़ने की बात कैसे कर रहे हो? बात इज्जत की थी, प्रधानमंत्री तक गई, नवाज शरीफ तक ये बात पहुंची और 24 पुलिस वालों की थी। उनके पुलिस वालों के जो परिवार वाले थे वो गुस्से में थे। पाकिस्तानी नेताओं, सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा भड़क रहा था। मीडिया में लगातार निगेटिव स्टोरी चल रही थी कि इतनी बेबस है पुलिस कि एक डाकू को इतने सालों से पकड़ नहीं पा रही है। आखिरकार अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया कि छोटू डाकू को पकड़ने के लिए
आर्मी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया ज़रबे आहान। ज़रबे आहान नाम के इस ऑपरेशन को चलाया गया और यह तय हुआ कि इस टापू पर जो सिंध नदी के किनारे है, छोटू डाकू और उसके गैंग के सफाई के लिए या उसके सरेंडर कराने के लिए और उन 24 पुलिस वालों को जिंदा वापस लाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन होगी। पाकिस्तानी मिलिट्री के चॉपर अब जंगलों के ऊपर उड़ रहे थे। अप्रैल फर्स्ट वीक में यह ऑपरेशन शुरू हुआ, करीब 21 दिन तक चला था। इस 21 दिन के ऑपरेशन में कई छोटू गैंग के लोग भी मारे गए। इस ऑपरेशन में करीब 1500 से 2000 के करीब पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, 300 करीब उनके रेंजर्स थे और 1600 पाकिस्तानी पुलिस के, चूंकि उनको उस इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी थी तो वो लोग शामिल थे। 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। पाकिस्तानी आर्मी ने फिर बार बार अनाउंस किया और कहा, गुलाम रसूल यानी कि डाकू छोटू अपने गैंग मेंबर के साथ सरेंडर कर दो और वरना फिर सारे मारे जाओगे और उन 24 पुलिस वालों को हमारे हवाले कर दो जिनको तुमने बंधक बना रखा है। 20 दिन तक लड़ाई चलती रही, कोई सरेंडर नहीं, कुछ नहीं। 20वें दिन पहली बार छोटू डाकू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि हमें और हमारे गैंग के कुछ खास लोगों को यहाँ से दुबई जाने की आप इजाज़त दे दो, हम 24 पुलिस वालों को छोड़ देंगे। और इन 24 पुलिस वालों के अलावा करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग वो थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और दूसरे पेशे से थे, जिनका किडनैप करके उस टापू पे उन्होंने रखा हुआ था, जो उनकी इनकम का मेन जरिया हुआ करता था। तो दुबई की शर्त रखी। पाकिस्तानी आर्मी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। 21 दिन के बाद 24 अप्रैल 2016 को पाकिस्तानी आर्मी ने आखिरी अल्टीमेटम दिया कि अगर सरेंडर नहीं करोगे तो हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, हम आसमान से भी बम गिराएंगे, ज़मीन पे भी हमारे लोग हैं, और फिर लड़ाई में जो भी हो। कहते हैं कि फिर छोटू डाकू को उसके गैंग के मेंबर ने समझाया। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तानी पुलिस के तो सामने सरेंडर नहीं करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी के हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम सरेंडर करेंगे। और इसके बाद 24 अप्रैल 2016 को छोटू डाकू अपने गैंग के 70 लोगों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सामने सरेंडर करता है। सरेंडर करने के बाद साथ में बाकी वहाँ पे टापू पे पुलिस पहुँचती है, आर्मी पहुँचती है। 24 पुलिस वाले जो कब्जे में थे उनको छुड़ाती है, जो बाकी किडनैप किए गए लोग थे उनको छुड़ाती है और उन सबको फिर अपने साथ ले जाती है। छोटू डाकू को पकड़कर अब जेल ले जाया जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है। 2016 में हुआ था, करीब 3 साल तक मुकदमा चला। एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी पाकिस्तान की जो है, मार्च 2019 में अपना फैसला सुनाती है। वो गुलाम रसूल यानी छोटू डाकू समेत कुल उसके गैंग के 19 लोगों को सजाए मौत देती है। इसमें कई पुलिस वालों के कत्ल भी शामिल थे। तो ये जो सजाए मौत थी ये 18 मर्डर के लिए थे, बाकी के अभी मुकदमे का फैसला हुआ नहीं था। तो मार्च 2019 में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू छोटू डाकू और उसके 18 साथियों को सजाए मौत दी। बाकी के जितने उसके साथी थे जो 70 सरेंडर किया था, उन सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद। अब छोटू डाकू जेल में था, लेकिन उसका गैंग 70 लोगों ने सरेंडर किया था, बाकी लोग अब भी थे। उस टापू का इतिहास था कि टापू खाली नहीं रहता। तो इधर आर्मी गई, कुछ जगहों पे थे, बाकी जगह पे कबीले के लोग हैं और भी लोग हैं, और जंगल है घना, कुछ छुपे हुए थे। इसके बाद मार्च 2020 में इसी छोटू गैंग के कुछ आज़ाद लोगों ने 2 पुलिस वालों को और किडनैप कर लिया और कहा कि हमारे छोटू सरदार को रिलीज करो और कुछ और साथियों को, वरना मार डालेंगे। खैर बाद में उसमें फिर ऑपरेशन चला, वो दोनों पुलिस वालों को रिलीज कराया गया। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 2021 में जो अभी चल रहा है 298 साल की सजा सुनाई कैद की गुलाम रसूल और उसके साथियों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनका यह था कि गुलाम रसूल के कहने पर इन पुलिस वालों को किडनैप किया गया था। तो डेथ पेनल्टी ऑलरेडी 298 ईयर्स इम्प्रिजमेंट अलग से। फिलहाल की कहानी यह है कि छोटू डाकू और उसके गैंग के लोग अभी भी पाकिस्तान की जेल में हैं। फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन उनके पास अभी राइट्स बचे हुए हैं, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया है। इसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी राइट है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू का अंजाम आगे क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में कहते हैं छोटू डाकू से बड़ा कोई डाकू हुआ ही नहीं, जिससे पुलिस तक खौफ खाती थी, जंगल में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा है जेल के अंदर और इंतज़ार कर रहा है बाकी की कानूनी लड़ाई को, आगे क्या होगा।